गुड मॉर्निंग बेटा। कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हम कर रहे थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसकी पोस्टुलेट्स क्या क्या थी, है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले 5 मिनट में। बोहर एटॉमिक मॉडल को हम प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था, बोहर ने जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम है उसको एक्सेप्ट कर लिया था और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। बोहर ने जो मॉडल दिया अपना एटॉमिक मॉडल, वो स्पेशली किस लिए दिया था? हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले उसने 4 पोस्टुलेट्स दी, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट थी न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई भी एटम जो है, एन एटम, उसके पास स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो उनको रिवॉल्व करने के लिए तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, इसीलिए वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएंगे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, वो कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, उसी के दोबारा उनको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है। तो फर्स्ट था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। और सेकंड पोस्टुलेट में क्या बोला? क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या थी कि जो एंगुलर मोमेंटम हो इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होना चाहिए? वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 का, कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट कर सकते हैं ऑर्बिट्स में जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इसको हम बोहर की फेमस क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। उसके बाद स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उसके बाद उसने बोला कि जो भी परमिटेड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। बिकॉज वो वन ऑर्बिट में ही अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो बस वो उसी में रोटेट करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी कम रेडियस के या फिर उससे ज्यादा रेडियस के ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इसीलिए नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। उसके बाद बोहर ने फोर्थ पोस्टुलेट दी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते हैं। वो पोस्टुलेट क्या स्टेट करती है? फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है कि कोई भी एटम जो है वो एमिट कर सकता है रेडिएशन या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है रेडिएशन। किसकी फॉर्म में? फोटॉन्स की फॉर्म में। लेकिन कब कर सकता है वो एमिट? जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे हायर टू लोअर ऑर्बिट या फिर लोअर टू हायर ऑर्बिट। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर E1 एंड E2 एनर्जी है दो परमिटेड अलग अलग ऑर्बिट्स की, जो परमिटेड है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है h/2 का, तो फ्रीक्वेंसी होगी जो एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की, वो किसके इक्वल होगी? डिफरेंस ऑफ बोथ द एनर्जीज, both the energy levels E2 minus E1 is equal to h nu। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बोहर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कल। अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोहर्स, ये तो बोहर का मॉडल था, उसकी 4 पोस्टुलेट्स थी। अब उसके बाद बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए स्पेशली बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल बनाया था। उस क्यों बनाया था उसने? हाइड्रोजन एटम को प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए, उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए।
तो उसको स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे कि जो भी ऑर्बिट्स परमिटेड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है उसको परमिशन मिली हुई है, मतलब जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, उसका रेडियस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग a hydrogen atom consists of a nucleus with the positive charge Ze। तो हाइड्रोजन डायग्राम देखो, एक ये हाइड्रोजन का एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या चार्ज है, +Ze, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है -e, जो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और रेडियस हमने सपोज कर लिया स्मॉल r, और इसी रेडियस की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये r ही फाइंड आउट करेंगे हम कि r की वैल्यू क्या होगी। इस रेडियस को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियाई ऑफ परमिटेड ऑर्बिट हमने कंसीडर कर लिया कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये इस ऑर्बिट में कर रहा है जिसका रेडियस कितना है, r है फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसी r को फाइंड आउट करने के लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो, अब जो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है Z, यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर के लिए Z फॉर एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू तो कितनी होगी, 1 होगी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है ना। तो इसीलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब न्यूक्लियस जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, अगर इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स मिल रही होगी, है ना। तो वो फोर्स किससे मिलती है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होती है दोनों के बीच, न्यूक्लियस के बीच एंड इलेक्ट्रॉन के बीच, है ना। और वो किसमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो अब हम दोनों फोर्स निकालेंगे। पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वहां से हमारे पास देखो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 की वैल्यू क्या है, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो हमने कंसीडर किया +Ze, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, E। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया है हमने, वैसे -e है लेकिन हम ओनली मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू कितनी आ गई, kZe² अपॉन r²। ठीक है, एक तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेकंड अब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रहने के लिए कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। बता सकते हो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैन यू टेल मी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू mv, याद है ये, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। यहाँ पे m मास ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, r इज रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में रहने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के इक्वल। To keep the electron in its orbit, the centripetal force on the electron must be equal to the electrostatic attraction। तो centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r, और इसको किसके इक्वल रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो r के साथ 1 r कैंसिल हो गया, ये r और एक r यहाँ से कैंसिल हो गया। mv² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
kZe²/r। उसके बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r फाइंड आउट कर लेंगे। तो r को फाइंड आउट करने के लिए mv² दूसरी साइड चला जाएगा। तो हमारे पास r की जो वैल्यू है, जो रेडियस है परमिटेड ऑर्बिट का, उसकी कितनी वैल्यू आ गई, kZe²/mv²। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। अब लेकिन r की, ये r की 1 वैल्यू आ गई, लेकिन देखो ये जो r की वैल्यू आई है वो किस फॉर्म में आई है हमारे पास, k हमें पता होना चाहिए, k तो कांस्टेंट है हमें पता है, z फॉर एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ये भी पता है, e फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी पता है, m फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी पता है। लेकिन इसके लिए हमें स्पीड भी पता होनी चाहिए। अगर स्पीड ही ना पता हो फिर हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए पहले स्पीड को फाइंड आउट करते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, फिर वो यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर हमें रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी कि इस ऑर्बिट में रेडियस कितना है। तो हमने ऑलरेडी ऊपर बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी है एंगुलर मोमेंटम के लिए, वहां से जो r की वैल्यू आई थी वो क्या थी, nh/2πmv। तो देखो 1r की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, 1r हमें ऑलरेडी पता है, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो इससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों से देखो हमारे पास क्या बन गया, फ्रॉम 1 and 2 kZe²/mv² ऊपर से, और सेकंड से r की जो वैल्यू है वो क्या है, nh/2πmv। v के साथ 1v कैंसल, m के साथ m कैंसल, एक v की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 2πkZe²/nh। अब जो 1 इक्वेशन है उसमें हम v की वैल्यू पुट कर देंगे तो रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकते हैं कि स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होती है या स्पीड फाइंड आउट करो, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब इसी वैल्यू को अगर हम 2 में पुट करें तो r की क्या वैल्यू आ जाएगी, m²h²/4π²m/kZe²। देखो अब सारे कांस्टेंट हैं, अब हमें सभी चीजें पता होंगी। n है, n² पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना, n² के रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, h फॉर प्लैंक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास कांस्टेंट, k कांस्टेंट है ऑलरेडी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, और उसके बाद z एटॉमिक नंबर हमें पता होगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू भी ऑलरेडी कांस्टेंट है। फिर यहाँ से पता चल गया कि रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू n²। n क्या है, पैरामीटर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2, अब स्क्वायर लिया है तो क्या होगी, 1 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, देन 5 का स्क्वायर 25, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। बस इन्हीं फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, बाकी का सारा सेम, चेंज क्या हो रहा है, जस्ट n। तो इसी रेडियस को, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें अगर हम z की वैल्यू 1 पुट कर दें तो इस रेडियस को हम बोलेंगे, और n की वैल्यू भी z पुट कर दें, n की वैल्यू भी 1 पुट कर दें सॉरी, और z की वैल्यू भी 1 पुट कर दें फॉर हाइड्रोजन एटम एंड फॉर द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो उसके लिए z भी 1 हो गया, n भी 1 होगा, तो जो वो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, h²/4π²m/ke², उसको हम बोलेंगे बोहर्स रेडियस। ठीक है, द रेडियस, बोहर रेडियस क्या होता है, इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम का रेडियस, उसको हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस। और जो बोहर रेडियस है उसको r0 से डिनोट करते हैं। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में आप z और n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो r0 की वैल्यू पूरी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी। अगर हम रेडियस फाइंड आउट भी करना चाहेंगे, बोहर के रेडियस की कितनी वैल्यू है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो सभी की, है ना। तो पुट करने से हमारे पास जो आएगा, r0 रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट दैट इज इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अप्रॉक्स 5.29 × 10⁻⁻11 और 0.53 एंगस्ट्रॉम।
ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको 0.529, ये क्या बन गया 10⁻⁻10। 529 को हम अप्रोक्सीमेटली 53 लिख सकते हैं, तो 10⁻⁻10 क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ गया बोहर का रेडियस। अगर क्वेश्चन आए कि बोहर रेडियस की कितनी वैल्यू है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। और बोहर रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बोहर रेडियस के लिए क्या करोगे, जो आर का फॉर्मूला आया है उसमें स्मॉल एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 पुट करोगे और एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू भी क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। क्लियर है बेटा, रेडियस कैसे कैलकुलेट किया, इतना समझ आ गया? यस मैम। उसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड इक्वेशन से हमने स्पीड भी निकाल लिया था, स्पीड का फॉर्मूला कि अगर स्पीड फाइंड आउट करनी हो, देखो v इज इक्वल टू 2πk/z² अपॉन NH। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड आउट करनी हो, फिर हम z की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो z की वैल्यू अगर 1 पुट की फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 2πke² अपॉन NH। ठीक है, इसके बाद इसको बस यहाँ पे c की फॉर्म में चेंज कर दिया। c फॉर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है ना, तो यहाँ पे हमने जस्ट c के साथ मल्टीप्लाई किया है एक फैक्टर निकालने के लिए कि स्पीड किसके प्रोपोर्शनल आएगी, c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, c के साथ डिवाइड कर दिया। तो ऐसा करने पर इधर वाली साइड देखो c अपॉन n, इसको ऐसे ही रख लिया और इस पूरे को कांस्टेंट लिख दिया, अल्फा इज इक्वल टू 2πke² अपॉन ch। ये क्या है, इसका कोई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनमें जितने भी यूनिट बनते हैं ना सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए c के साथ मल्टीप्लाई किया है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि होती है इन वैक्यूम मीटर पर सेकंड होते हैं उसके यूनिट। जब ये यूनिट लेस कांस्टेंट बनाना चाह रहे थे, वहां पे एक्स्ट्रा यूनिट बच रहा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए एक मीटर पर सेकंड सॉरी, तो इसीलिए एक ऐसे फैक्टर से c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जिसके यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं, और वो यहाँ से खत्म हो गया, डिमिनिश कर दिया उसको, इसको एक पूरे को कांस्टेंट मान लिया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। एक तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर से इसका कोई यूनिट भी नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, मान लो जैसे 100 है तो 100 लिखो, या अल्फा लिखो। ठीक है, तो इस तरह से। और इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या होता है, अल्फा, जिसकी वैल्यू होती है 2πke² अपॉन ch। तो और वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गई, अल्फा इंटू c अपॉन n, that is directly proportional to c and inversely proportional to n। n is principal quantum number। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू भी देखो बाद में फाइंड आउट की है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट में सभी कांस्टेंट्स अगर हम पुट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन 137। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 137 c अपॉन n, यहाँ पे पुट करने पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n क्या होगा, 1, उसके लिए b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, c अपॉन 137। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n को 2 पुट कर दोगे तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, c अपॉन 2 इंटू 137। थर्ड ऑर्बिट के लिए c अपॉन 3 इंटू 137। ठीक है, जो स्पीड ऑफ, ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती, इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट। इनर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, जिसमें n की वैल्यू 1 है, वो क्या होती है 1 अपॉन 137 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जितनी लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका 1/137 पार्ट इतनी कम स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की इनमोस्ट ऑर्बिट में देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और आप क्या बोल सकते हो कि बाकी के सभी ऑर्बिट्स में भी वो इनवर्सली वेरी करती है विद n। यहाँ पे तो n 1 था इसीलिए फर्क नहीं पड़ा, जब n 2 होगा
तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो और छोटी हो जाएगी, है ना। जब 3 होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आउटर ऑर्बिट्स में जो स्पीड की वैल्यू है वो इनवर्सली वेरी करती है स्मॉल n के साथ, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है इनर मोस्ट ऑर्बिट में, वो लाइट की स्पीड का 1/137 पार्ट ऑफ 1/137 पार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया स्पीड का, रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद स्पीड भी फाइंड आउट कर ली। आफ्टर दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास 2 टाइप की एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों चार्जेस के बीच उनकी पोजीशन जो है उनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसीलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब v क्या है, स्पीड, स्पीड का हमने ऊपर निकाल लिया nth ऑर्बिट में, तो वहां से v की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो देखो लिखते हैं फ्रॉम ए इक्वेशन, वेट करो, ए इक्वेशन कौन सी है, ये रही ए इक्वेशन। यहाँ से लिख दिया mv² की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन में हमने यहाँ पे जब इक्वेट किया था सेंट्रीपिटल फोर्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो पीछे वाला सारा यूज होता रहता है फिजिक्स में हमेशा, तो आपको पुराने की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो यहाँ से mv² की वैल्यू अगर हमने जब फाइंड आउट करे तो ये बन गई थी mv² इज इक्वल टू kze² अपॉन r। अब यही आगे जाके यूज कर लिया काइनेटिक एनर्जी को। जब हम एनर्जी निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी निकालते टाइम क्या हुआ, देखो एनर्जी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो पहले काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², लेकिन ए इक्वेशन में हमने mv² की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की थी। कितनी थी ए इक्वेशन में mv² की वैल्यू, kze² अपॉन r। तो mv² की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू लिख दी, तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ये nth ऑर्बिट के लिए हमने लिख ली। उसके बाद सेकंड क्या है, टोटल एनर्जी के लिए हमें पोटेंशियल भी तो निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास क्या है, kq1 q2 अपॉन r², न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज Ze और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, -kze² अपॉन r। अब टोटल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब दोनों को प्लस करोगे देखो kze² अपॉन r, कांस्टेंट आ गया, अंदर क्या आ गया 1/2 -1। हाफ में से जब 1 माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा -½ है ना। तो आंसर आ जाएगा -1/2 kze² अपॉन 2r। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे कांस्टेंट निकाल के, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2, यहाँ से -1। तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने पर क्या बन जाएगा, 1 - 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, ठीक है। और साथ में क्या आ रहा है हमारे पास, kze² अपॉन r, ये बन गया -½ इंटू kze² अपॉन r, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन यूज करोगे आप, फोर्थ इक्वेशन में से हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो एनर्जी की यहाँ पे पुट कर दिया, आर की जगह पे जितनी भी वैल्यू है, ये उल्टी हो गई बस, बिकॉज आर क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो नीचे आ गया n²h² अपॉन mkze² अपॉन z² इंटू 4π², ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई,
-2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर e⁴ अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। तो बस सिंपल है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए दोनों एनर्जी लिखी, काइनेटिक एनर्जी फिर पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को प्लस किया, सॉल्व किया। जो सॉल्व करके आया उसमें एक फैक्टर आर आ रहा था। आर क्या है? रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट, जो हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट की है तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो एनर्जी है nth ऑर्बिट के लिए वो इतनी आ गई, और जो एनर्जी की टोटल वैल्यू आई देखो वो नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? देखो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड हुआ हुआ है, कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाएं, टू पुल इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो इसीलिए तो ये एनर्जी की वैल्यू है ना। तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है यहाँ पे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। अगर हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अवे करना चाहते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। देखो क्लियर है बेटा इतना? यस मैम। ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है, आज हमने किया 1 टॉपिक किया है, जस्ट उसके 3 पार्ट्स थे। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। आज का टॉपिक था हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। उसमें हमने 3 चीजें फाइंड आउट की हैं। एक तो रेडियस ऑफ द परमिटेड ऑर्बिट, परमिटेड ऑर्बिट्स कौन से हैं? जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। एक सेकंड हमने वेलोसिटी फाइंड आउट की, स्पीड इलेक्ट्रॉन की, कि वो कितनी स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है। थर्ड हमने एनर्जी फाइंड आउट की। तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है +Ze है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -E है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप, अब हमें क्या करना है? रेडियस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और वो किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमने दोनों फोर्स की वैल्यू लिख ली पहले तो, फर्स्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा, है ना। तो इक्वेट कर दिया दोनों को, वहां से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब आर की जो वैल्यू आई वो वी की फॉर्म में आ गई। वी तो स्पीड है, तो अगर हमें आर फाइंड आउट करना है तो हमें पहले स्पीड भी पता होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने बोहर की क्वांटम कंडीशन लगाई, जिससे हमें आर का एक और रिजल्ट था हमारे पास NH/2 पाई mv। वो इसमें पुट करके हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v का फॉर्मूला आ गया। अब दोबारा से v को सेकंड में जब हमने पुट किया तो r का रिलेशन हमारे पास आ गया विदाउट v। ये सारे क्या है? कांस्टेंट हैं, और n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर हमें उसके बाद पूछा जाए कि बोहर रेडियस क्या होता है, अगर इसी इक्वेशन में हम z की वैल्यू 1 पुट कर दे, n की वैल्यू 1, तो ये क्या बन जाएगा? r0। r0 क्या होता है? बोहर रेडियस, इनर मोस्ट ऑर्बिट, जिसका n = 1 के लिए इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन एटम का, उसको हम बोलते हैं बोहर रेडियस। तो उसकी जो वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इसको फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर बाहर से एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट स्टडी किया, एक कांस्टेंट बना लिया, c के साथ मल्टीप्लाई करके, c के साथ डिवाइड करके एक यूनिट लेस डायमेंशन लेस कांस्टेंट बन गया। ठीक है। अब इसके बाद इस कांस्टेंट फैक्टर को अल्फा लिख दिया, और अल्फा की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की तो 1/137 आ गई। और इससे अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट का, इनर मोस्ट ऑर्बिट का फाइंड आउट करें तो स्पीड कितनी आती है? 1/137 पार्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। और बाकी के ऑर्बिट्स के लिए जो स्पीड है वो इनवर्सली वेरी करती है n के साथ। n2 हो जाएगा तो स्पीड और डिक्रीज होती जाएगी, जितना n की वैल्यू हाई होती जाएगी। उसके बाद एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
अब एनर्जी 2 टाइप्स की है, दोनों का टोटल एनर्जी क्या आएगी, दोनों का प्लस, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पहले काइनेटिक लिखी फिर पोटेंशियल लिखी, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके सॉल्व किया, बस उसमें एक साथ में आर फैक्टर आ गया था तो आर की वैल्यू पुट की तो हमें एनर्जी पता चल गई। अब लास्ट पे एनर्जी के साथ जो एक्सप्रेशन आया नेगेटिव साइन आ रहा था, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो इंडिकेट कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, और उसको न्यूक्लियस से दूर लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। कल हम करेंगे, मंडे को हम करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अपने नोट्स बना लेने हैं और रिवाइज करके आना है। ठीक है बेटा? ओके मैम। कोई डाउट हो यू कैन आस्क नाउ। कोई डाउट है? नो मैम। ओके बेटा, देन यू कैन लीव द क्लास।